हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती के हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में आपका टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जिसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको देखिए ज़रूर। एंड नॉलेज ऑफ आईसीटी की भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो उनके वीडियो को भी देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नॉलेज ऑफ आईसीटी भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, आज है स्कूल एंड हॉस्टल लेवल मॉनिटरिंग, कि जब आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो हॉस्टल की स्कूल की मॉनिटरिंग कौन करता है, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। तो उन सभी को जानेंगे, कैसी समितियां होती हैं इनके लिए, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके, क्लास 10 है आपकी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मॉनिटरिंग स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें स्कूल एंड हॉस्टल दोनों की ही मॉनिटरिंग होती है। तो स्कूल स्तर की निगरानी कैसे की जाती है वो देखते हैं। मैनुअल की स्कूल स्तर की निगरानी इस प्रकार होगी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। RTE अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार, ठीक है। तो इस एक्ट को याद रखिए, इसकी धारा को भी याद रखिएगा कि RTE एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति में स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे स्कूलों में भर्ती बच्चों के माता पिता या अभिभावक और शिक्षक शामिल होते हैं। समिति निम्नलिखित पर गौर करेगी। तो इतना आप समझ गए कि कौन सी धारा में SMC के बारे में डिस्कस किया गया है। तो RTE 2009 की धारा 21 में, ठीक है। तो इसमें जो ये कमेटी बनती है, इसमें माता पिता या अभिभावक भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या SMC में माता पिता या अभिभावक शामिल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। SMC सदस्यों द्वारा स्कूल विकास की योजना तैयार करते समय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के घटकों को प्रमुख विषयों में से एक रूप में अनुशासित किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों से दूर माता पिता रह रहे हैं, तो वो इस चीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं। सेफ्टी बच्चों की जो है वो प्रायोरिटी रहती है उनके लिए। तो सुरक्षा के घटक, बच्चों की सुरक्षा के घटक जो है वो प्रमुख विषयों में से एक होना चाहिए। स्कूल विकास योजना SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के तत्व शामिल हैं, जिन्हें PTA सदस्यों के साथ उनकी प्रतिक्रिया सुझावों के लिए साझा किया जा सकता है। PTA के बारे में भी हम आगे जानेंगे। SMC की बैठक में बुलिंग विरोधी समिति एवं बाल यौन शोषण निवारण समिति की बैठक के लिए गए निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। तो SMC ऐसा है कि स्कूल से संबंधित और बच्चों से संबंधित जितनी भी डिस्कशन है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन होता है और उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है, ठीक है। मैनुअल के अनुपालन के लिए SMC को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इस मैनुअल के अनुपालन की आवधिक समीक्षा पर SMC समीक्षा बैठकों में चर्चा की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, SMC को बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ऐसे दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनके आधार पर यह मैनुअल तैयार किया गया है। प्रत्येक स्कूल को स्कूल सुरक्षा योजना तैयार और प्रदर्शित करनी चाहिए, जिसे बच्चा और स्कूल प्रबंधन समितियां को शामिल करके तैयार किया जा सकता है। SMC का सदस्य जो बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए एंटी बुलिंग कमेटी का हिस्सा है। जैसे एंटी रैगिंग का भी आपको बताया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एंटी बुलिंग है, जिससे कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत करके दूसरे बच्चे को परेशान ना करे। स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर वर्तमान शिक्षा और सुरक्षा उपायों को विश्लेषण करना और उसमें कमियों की पहचान करना। तो ये सारे जो पॉइंट अभी बताए जा रहे हैं, ये SMC के अंडर आते हैं। SMC जो है वो इनकी निगरानी करता है। लापरवाही पाए जाने वाले SMC कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्तियों का प्रयोग करेगी। SMC दिशा निर्देशों में दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करके स्कूल का निरीक्षण करेगी और उचित उपाय सुझाएगी। सिफारिशों का अनुपालन न होने की स्थिति में SMC को खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। जो भी सिफारिशें दी हैं, अगर उनका अनुसरण नहीं हो रहा है, उनको लागू नहीं किया जा रहा है, तो SMC के जो सदस्य हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके बता सकते हैं।
बीईओ स्तर पर शिकायतों का समाधान नहीं होने पर मामले को जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ के समक्ष उठाया जाना चाहिए, और यदि डीईओ द्वारा मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के आगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि SCPCR एंड राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR को अपील की जा सकती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए अगर किसी जगह पर आपने जो सिफारिश दी है उसको नहीं लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप किस किस जगह जाकर अपनी जो शिकायत है उसको कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि उसको बोलते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यानी PTA। ठीक है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 2 के खंड N के उपखंड 4 में निर्दिष्ट एक स्कूल एक अभिभावक शिक्षक संघ का गठन करेगा जिसमें ऐसे स्कूल में प्रवेश पाने वाले बच्चों के माता पिता या अभिभावक के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, शिक्षक, माता पिता और स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, यानी कि PTA भी एक कमेटी है जिसको 2009 RTE में धारा 2 के खंड N में रखा गया है, जिसमें अभिभावकों, शिक्षक, माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। ऐसी समिति में कम से कम 3/4 सदस्य जो हैं वो माता पिता या अभिभावक होंगे। वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के माता पिता और या अभिभावक को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसी समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ये रूल भी है कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें अधिकतर महिलाओं की ही नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं और बच्चे उनसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। इस वजह से महिलाओं की 50% की भागीदारी PTA में होनी चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ निम्नलिखित कार्य करेगा। स्कूल के कामकाज की निगरानी करेंगे कि स्कूल अपना वर्क सही से कर रहा है, बच्चों के अनुकूल है या नहीं। एंटी बुलिंग कमेटी और बाल यौन शोषण शिकायत समिति CSA की बैठक में लिए गए निर्णयों पर PTA की बैठक में चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि PTA में अभिभावक होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि जो भी रूल्स या जो भी गाइडलाइंस आई है बच्चों के लिए वो सही है कि नहीं है। मैनुअल के अनुपालन के लिए PTA को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। इस मैनुअल के अनुपालन की आवधिक समीक्षा पर PTA समीक्षा बैठकों में चर्चा की जाएगी। PTA को बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ऐसे दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए जिनके आधार पर यह मैनुअल तैयार किया गया है। ओके, प्रत्येक स्कूल को स्कूल सुरक्षा योजना तैयार और प्रदर्शित करनी चाहिए जिसे बच्चों और स्कूल प्रबंधन समितियों को शामिल करके तैयार किया जा सकता है। तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है PTA का सदस्य जो बदमाशी रोकथाम कार्यक्रम विकसित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए एंटी बुलिंग कमेटी का हिस्सा है। स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर वर्तमान सुरक्षा और सुरक्षा उपायों का विश्लेषण करना और उसमें कमियों की पहचान करना। तो ये सारे कार्य PTA के हैं। PTA एंटी बुलिंग कमेटी का भी हिस्सा होता है। ओके, PTA दिशा निर्देशों में दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करके स्कूल का निरीक्षण करता है और उचित उपाय सुझाएगा। यानी कि उनको एक पूरी पहले से ही बनी हुई चेकलिस्ट दी जाती है कि ये मैनुअल है, ये गाइडलाइन है स्कूल की, और PTA के जो सदस्य हैं वो ये देखते हैं कि उस गाइडलाइन के अंडर में ही रहकर जो कमेटी है वह अपना वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, सिफारिशों का अनुपालन ना होने पर अगर कोई कमी होती है और PTA सिफारिश देता है और उन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है तो PTA भी खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, और अगर खंड शिक्षा अधिकारी भी नहीं सुन रहा है तो शिकायतों का समाधान नहीं होने पर मामले को जिला अधिकारी यानी कि DEO के समक्ष उठाया जाना चाहिए। यदि DEO द्वारा मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट यानी DM और आगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि SCPCR और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR को अपील की जा सकती है। तो यही वाला पॉइंट आपका इसमें भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। इसको ये चीज़ भी याद रखिएगा कि PTA के जो सदस्य हैं वो एंटी बुलिंग कमेटी के भी हिस्से में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन। बच्चों के एक समूह को हर तिमाही
दिशा निर्देशों में दी गई चेकलिस्ट का उपयोग करके सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सुविधाओं का निरीक्षण करना चाहिए। इन्हें स्कूल के प्रबंधन को और या सीधे प्रिंसिपल, एसएमसी, पीटीए को चेकलिस्ट में निर्धारित विभिन्न सुरक्षा मानदंडों से संबंधित उल्लंघनों और अभावों से संबंधित प्रमुख मुद्दों को चिन्हित करने का अधिकार होगा। यानी कि इसमें बच्चों को भी ये राइट दिए गए हैं कि वो ये देखें कि जो चेकलिस्ट उनको दी गई है उसके अनुसार ही स्कूल में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बच्चे भी अगर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो वो बच्चे भी अपने जो स्कूल के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, एसएमसी या पीटीए को उसकी शिकायत कर सकते हैं। ओके, स्कूल मैनेजमेंट यानी कि स्कूल प्रबंधन को भी देख लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्टल वार्डन बन रहे हैं तो आप स्कूल को भूल जाएं, ठीक है। स्कूल के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि भाई बच्चा कुछ समय के लिए स्कूल भी जाएगा, वहाँ से अगर उसके पास में कुछ अनहोनी या कोई घटना होती है तो वो भी, तो उसमें हॉस्टल वार्डन को भी देखना समझना होगा, है ना। तो स्कूल मैनेजमेंट का जो पूरी क्लास है उसको देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो स्कूल प्रबंधन देख लेते हैं। स्कूल प्रबंधन को स्कूल सुरक्षा पर प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर योजना बैठक करनी चाहिए। द्वितीय, यदि स्कूल निर्धारित सुरक्षा मानदंडों में लापरवाही करते हुए पाए जाते हैं तो आरटीई अधिनियम 2009 और संबंधित राज्य के प्रासंगिक राज्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। तो इसमें आपको ये चीज़ तब भी समझ में आ रही होगी कि जहाँ पर कोई गलती होती है तो हमें शिकायत कहाँ पर करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर निगरानी, कि ब्लॉक स्तर पर कैसे निगरानी की जाएगी। इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन की ब्लॉक स्तर निगरानी की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होगी, ठीक है। जिला स्तरीय निगरानी, सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपनी योजनाओं के तहत स्कूल उपलब्ध कराने के लिए अपनी योजनाओं के विभिन्न अभिन्न अंग के रूप में उचित निगरानी प्रणाली निर्धारित करेंगे, ठीक है। जो भी जिस भी हिसाब से वो स्कूल की, हॉस्टल की निगरानी कर सकते हैं वैसे नियम लागू करेंगे। किसी भी स्कूल का जब भी आवश्यक समझे सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। और टिप्पणियों का उचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी डीईओ को सूचित कर सकता है, ठीक है। डीएम या डीईओ को सूचित कर सकता है। और इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर आप बताकर इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा स्कूल में, हॉस्टल्स में वो पहले से ही अच्छे से अपने आप को, अपने पूरे स्कूल को मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सडनली जो इंस्पेक्शन होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे जो सही चीज़ है वो निकल कर सामने आती है, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी को प्रबंधन को निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, यदि कोई हो, को निर्धारित समय के भीतर सुधारने का निर्देश देना चाहिए और बाद में वापस आकर उसको देखना भी चाहिए कि जो निर्देश दिया जा रहा है उस पर अमल किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर स्कूलों के आवधिक और नियमित निरीक्षण के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर त्रैमासिक आधार पर निगरानी समिति और सक्षम प्राधिकारी के साथ निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, ठीक है। तिमाही, त्रैमासिक यहाँ पर तिमाही मतलब 3 महीने के बाद निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से देखी गई कमियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप से उठाया जा सकता है और ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले किसी भी कमी को हल किया जा सकता है, ठीक है। सभी विद्यालयों में इस नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से स्कूल्स को अच्छे से मैनेज किया गया है। इसी तरह हॉस्टल है, ब्लॉक लेवल पे क्या मॉनिटरिंग की गई वो भी आपने देखी। अब हम देखते हैं स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कैसे होती है। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर राज्य स्तर पर मैनुअल के तहत विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर इस मैनुअल के तहत विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन वार्डन रेशियो। तो छात्रावास को 1:50 बच्चे वार्डन अनुपात सुनिश्चित करना होगा, यानी कि 50 बच्चे हों और 1 वार्डन हो, ठीक है। 50 बच्चों के लिए एक घर का प्रभारी मतलब वार्डन, ठीक है।
शिकायतों की निगरानी एवं निवारण। सरकार, संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न मंत्रालय विभाग जो अपनी योजनाओं के तहत छात्रावास प्रदान करते हैं, उन्हें अपनी योजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में उचित निगरानी प्रणाली निर्धारित करनी होगी। किसी भी छात्रावास का निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और निरीक्षण करवाया जा सकता है जब भी वह आवश्यक समझे और टिप्पणियों को उचित सरकार या सक्षम प्राधिकारियों को सूचित कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि किस तरह से मॉनिटरिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है सक्षम प्राधिकारी को प्रबंधन को निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों, यदि कोई हो, को निर्धारित समय के भीतर ठीक करने का निर्देश देना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर छात्रावास को आवधिक और नियमित निरीक्षण के लिए निगरानी समिति का गठन करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर त्रैमासिक आधार पर निगरानी समिति और सक्षम प्राधिकारी के साथ निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से देखी गई कमियों और कमियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उचित रूप से उठाया जा सकता है और ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली किसी भी या सभी कमियों को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका लेखा एवं लेखा परीक्षा की जो अकाउंट्स और ऑडिट हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। छात्रावास चलाने वाले संगठन, संस्था, संस्थान के प्रमुख द्वारा छात्रावासों को अलग अलग वार्षिक लेखा रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार वार्षिक खातों का ऑडिट किया जाना चाहिए। मतलब जो भी खाते हैं उनकी ऑडिटिंग अच्छे से होनी चाहिए और साल में एक बार पूरा लेखा जोखा सही से देखना चाहिए। ठीक है, प्रबंधन को सक्षम अधिकारी को मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन के समय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सभी कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके संबंधित बैंक खातों में जमा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उनको बुलाकर सैलरी दे रहे हैं। तो अकाउंट्स और ऑडिट का यही पूरा पर्पस है। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो यूज़फुल भी बहुत है, तो प्लीज़ इसको शेयर बहुत करिए। ठीक है, एंड कोई भी डाउट या सजेशन आपका है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।